बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइसेस को रेगुलेट कर पाते हैं, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, या फिर आरबीआई की कोई नई पॉलिसी, या फिर मॉनेटरी चेंजेस। ये सब चीजें गोल्ड के प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं। गोल्ड का प्राइस ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। कल के दिन एक रिपोर्ट आती है मार्केट में जो कि बताती है कि आरबीआई ने एक बड़ा गोल्ड का स्टेक बेचा है। 12 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड बेचा है आरबीआई ने। ये रूमर्स मार्केट में देखने को मिलते हैं रुपी को वापस से स्टेबलाइज करने के लिए। ऑल्दो कल एक स्पेसिफिक वीडियो इसी अपडेट के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, प्लीज उसको जरूर जाकर के देखना। अब आरबीआई ने कह दिया कल ही के दिन कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई गोल्ड स्टेक नहीं बेचा है। वही हमारा रिमेनिंग जो होल्डिंग थी पहले फिजिकल गोल्ड की, वो उतनी ही है 880.52 टन। हमने कोई गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने के लिए नहीं बेचा है। ये आरबीआई का स्टेटमेंट आता है। ऑल्दो जो रिपोर्ट थी वो बताती है कि मई के महीने तक का पूरा डाटा में इन्होंने गोल्ड बेचा है और आरबीआई अप्रैल तक की रिपोर्ट शो करता है। अब इतना कुछ होने के बाद में आपके गोल्ड के प्राइसेस में बड़ा फ्लक्चुएशन आना चाहिए था। अगर आरबीआई ने पूरे 4 महीनों में पिछले गोल्ड बेचे हैं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अगर बेचा है और वो भी बड़ा अमाउंट बताया जा रहा है, अगर ये बेचा होता तो गोल्ड के प्राइसेस में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता। शायद गोल्ड के प्राइसेस बुरी तरह से ड्रॉप भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेट करती है कि आरबीआई ने गोल्ड नहीं बेचा है। अब बेचा है या नहीं बेचा वो बात की बातें हैं, लेकिन आरबीआई के इस स्टेटमेंट ने आज के दिन आपके डायमंड गोल्ड इस सेक्टर के अंदर ज्वेलरी सेक्टर में अच्छी खासी रिकवरी शो कर दी है। कल्याण ज्वेलर्स भी आज के दिन डिसेंट देखने को मिल रहा है, पीसी ज्वेलर्स भी बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा सेंको गोल्ड वगैरह वगैरह अदर गोल्ड के स्टॉक जो है ओपनिंग में आपको अच्छे देखने को मिल गए। आज के सेशन में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट स्टिल एक डिसेंट मूव देखने को मिल रहा है। 67.8 पर आपका एमएफआई, 52.8 पर आपका आरएसआई है पीसी ज्वेलर्स में। इस समय बायर और सेलर का डिफरेंस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। 2,33,000 इस समय सेलर है, 2,21,000 बायर है। और अब आज के दिन का मोमेंटम के पीछे एक रीजन और आपका आता है, वो है आपका वॉल्यूम एंड डिलीवरी। कल के सेशन में वॉल्यूम्स में बड़ा जंप था और डिलीवरी अचानक से 38% की तरफ जंप कर गई, जो कि रेगुलर बेसिस पर एक्चुअली में काफी बढ़िया डिलीवरी। अगर आप कंपनी को रेगुलर बेसिस पर कंपेयर करोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि कंपनी की डिलीवरी काफी अच्छा जंप करी है कल के सेशन में 38% के साथ में। तो यस, यहां पर भी एक मोमेंटम कंपनी का आज के सेशन के अंदर बना है। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है पीसी ज्वेलर्स का चार्ट पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम, और फिर हम आएंगे आपके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में 9.10, जो हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है, ये वही ट्रेंड है। 9.10 का इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है। एक्चुअली जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो 9.10 हमारा बेस का काम करता है, और नीचे जब हम ऊपर आते हैं तो ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन का काम करता है। लेकिन अल्टीमेटली आपका 9.10 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है पीसी ज्वेलर्स के लिए। हमारे पास बेयरिश सिग्नल पीसी ज्वेलर्स में क्या है कि जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये 200 EMA पे है। 200 EMA को जैसे ही क्रॉस करने के लिए जाता है पीसी ज्वेलर्स, जैसे कि पिछले हफ्ते भी देखने को मिला, आपको बार बार वहां पे रिजेक्शन फेस करता देखने को मिलता है। 10.34 इस समय आपका पीसी ज्वेलर्स के अंदर एक बहुत क्रूशल रिजेक्शन है। यानी भैया अगर मुझको ब्रेकआउट चाहिए पीसी ज्वेलर में तो 10.34 तो मुझको क्रॉस करना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि एक बेयरिश सिग्नल इंडिकेट करता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप जैसे देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर आप समझ पाओगे और अच्छे तरीके से कि एक 200 EMA का ट्रेंड कितना जरूरी होता है। डेली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बना के बैठा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भाई बेस बना करके बैठा हुआ है पिछले 10-12 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, बेस बना करके बैठा हुआ है यहाँ पर 200 EMA। तो 200 EMA आपका 9.03 पर है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जहां पर इंपॉर्टेंट बेस भी आपका बना हुआ है, जिस पर बार बार ड्रॉप करने के बाद आपको रिकवरीज देखने को मिलती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारा जो क्रूशल रिजेक्शन नजर आता है वो आपको दिखेगा अराउंड 9.50 पे। 9.50 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा क्रूशल रिजेक्शन है। इस लेवल को सस्टेन करने में अगर आज के दिन कामयाब रहता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, देन हमारे पास कमिंग सेशंस के अंदर पॉसिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स 9.80। लेकिन उसके लिए 9.50 सस्टेन होना जरूरी है। यानी कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट
पीसी ज्वेलर्स के अंदर 9.03 या पर 9.10 जो मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है इस ट्रेंड के पास में है और मैं इसको फर्दर फॉलो करना चाहता हूं तो उसके लिए 9.50 मेरा क्रॉस करना जरूरी है ताकि मैं 9.80 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर यहां पर निकाल सकूं। ऑलराइट, तो ये है आपका पीसी ज्वेलर्स शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपका डेली टाइम फ्रेम पर 10.34 पर आपका 200 EMA है जो कि क्रॉस करना जरूरी है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। लेकिन अच्छी चीज पीसी ज्वेलर्स के अंदर पता है यहां पर क्या है कि स्टॉक पिछले 2 से 3 महीनों में एक अच्छे रेंज के अंदर और स्टेबिलिटी में आ चुका है, बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है विद लोअर लोस एंड हायर हाइज, बट एक रेंज बाउंड यहां पर हो गया है। और इसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन आता है कंपनी का Q4 का रिजल्ट। यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आता है 32% पर। ऑल्दो ये रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कम है अगर आप एनुअल बेसिस पर कंपेयर करोगे, दिसंबर और मार्च को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब आप कंपेयर करते हो तो ये रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कम है। बट स्टिल मार्च के क्वार्टर ने कंपनी को ये इंडिकेशन दे दिया इन्वेस्टर्स को कि भाई यहां से हमारे रिवाइविंग क्वार्टर बन सकते हैं। यानी कि अगर मार्च में कंपनी ने 32% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है तो जून में 725 का 33% कितना होगा, उतना रेवेन्यू मुझे जून 2026 में चाहिए। फॉर एग्जांपल 725 का 33% कितना निकलेगा, इसका 33% होगा लगभग, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, कैलकुलेट कर लेना प्रॉपर तरीके से। मैं आपको एक रफ यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका जाएगा 250 हाँ 240 अराउंड आप यहाँ पर लगा के चलना। सो 240 आप यहाँ पर ऐड करो, अराउंड ये बनेगा 960 करोड़ के आसपास। ठीक है, 960 करोड़ के आसपास। तो इतना रेवेन्यू मुझको चाहिए जो कि इंडिकेट कर पाएगा कि जो कंपनी ने एक्चुअली मार्च में क्वार्टर दिया और जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले Q2 के बाद से कि मार्च का क्वार्टर रिवाइविंग क्वार्टर रहेगा, देन वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि यहां कंपनी को भैया रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रादर कंपनी को ग्रोथ परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है। कई लोग ये समझते हैं कि भैया रेवेन्यू बढ़िया आ गया तो अब तो भैया मजे मजे, रादर आपको एनुअल बेसिस पर ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत होती है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि भैया इतने बढ़िया कंपनी ने रिजल्ट दिए फिर भी गिरावट क्यों आ गई, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज आपका अच्छा होना जरूरी है एनुअल बेसिस पर। लोग इसको समझते ही नहीं है इस चीज को, रेवेन्यू पे भी प्रॉफिट पे भी, क्वार्टरली प्रॉफिट और रेवेन्यू पर भी, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एसेंशियल है मार्केट के फाइनेंशियल का। ठीक है, सो ये चीज हमको यहाँ पर चाहिए होगी। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। सिमिलर तरीके से आप प्रॉफिट्स भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, कंपनी को क्या देना चाहिए और कंपनी क्या दे रही है। कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।